गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तो आज हम लोग का जो मुख्य विषय है वो आपका है ओवरऑल प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत में मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जो अभिलेख है हम लोग उसी की चर्चा आज करेंगे। क्योंकि कई ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो अभिलेख से क्वेश्चन बन जाते हैं या अभिलेख बेस्ड कंटेंट से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता को पढ़ते हैं, तो आप लोगों को जानकारी है कि जो हड़प्पाई लिपि है वो पिक्टोग्राफिक लिपि है। और हड़प्पाई लिपि का जो एविडेंस मिलता है वो हड़प्पा सभ्यता के मृद भांडों पे, हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पे, है ना। कहीं कहीं दीवार पे भी पिक्टोग्राफिक लिपि में कुछ लिखा हुआ है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहां से सूचना पट अभिलेख का प्रमाण मिला, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। दीवार पे बड़े बड़े आकार में पिक्टोग्राफिक लिपि का अंकन हुआ है। ये जगह कौन सा है? ये जगह है धौलावीरा। धौलावीरा साइट से ही क्या सूचना पट अभिलेख का प्रमाण। और आपको ये जानकारी है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संपर्क कंटेम्पररी सभ्यता मेसोपोटामिया की सुमेरिय सभ्यता से थी। चूंकि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच वाणिज्य व्यापार के पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं और उस वक्त मेसोपोटामिया का जो स्क्रिप्ट था वो यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट हुआ करता था जिसको पढ़ने में सफलता मिल गई। तो वहां से भी एक लेख का प्रमाण मिलता है, क्योंकि वहां के शासक का नाम है सारगोन। तो सारगोन का एक लेख प्रकाश में आया जिसमें मेलुहा के व्यापारी की चर्चा है। और मेलुहा की पहचान किससे की गई? सिंधु से की गई। उसमें लिखा हुआ है कि मेलुहा के व्यापारी अपने सामान से भरे जहाज के साथ मेसोपोटामिया की राजधानी अक्कर पहुंचते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। ठीक है, तो मेलुहा शब्द का इस्तेमाल किस लेख में हुआ? सारगोन के लेख में। सारगोन कहां का शासक? ये मेसोपोटामिया का शासक है। ध्यान रखेंगे। दूसरा ध्यान रखिएगा, जहां से क्वेश्चन आपका बनता है, जब हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो वैदिक पीरियड को दो पार्ट में हम लोग बांट के पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के रूप में, नहीं। और जब हम वैदिक काल का काल निर्धारण करते हैं, नहीं, आप लोग पढ़े होंगे 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी, यही वैदिक काल का पीरियड है, जिसके अंतर्गत 1500 बीसी से 1000 बीसी ऋग्वैदिक काल कहलाता है और 1000 बीसी से 600 बीसी उत्तर वैदिक काल कहलाता है। तो ये वैदिक काल का जो काल निर्धारण हुआ है ना, उसमें भी एक लेख का इस्तेमाल किया गया। उसका नाम है बोगज कोई लेख। कई बार क्वेश्चन पूछा है और ये लेख मिला कहां से? एशिया माइनर से। ध्यान रखिएगा। और ये लेख है 1400 बीसी का लेख है। इस लेख के आधार पर ही इतिहासकार वैदिक काल का काल निर्धारण करते हैं। ये लेख जो है ना, ये लेख एक प्रकार का संधि पत्र है जिसमें 4 वैदिक देवता को साक्षी मानकर संधि किया गया। 2 स्टेट हुआ करता था, हिटाइट और मित्तानी। दोनों के बीच संधि हो रही है और संधि वैदिक देवता को साक्षी मानकर। वो वैदिक देवता कौन है? वो वैदिक देवता है इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। ध्यान रखेंगे कि इसी 4 वैदिक देवता का जिक्र हुआ। इस देवता का जिक्र आपके ऋग्वेद में भी हुआ है, नहीं। इसी से यह आकलन किया गया कि आर्यों का आगमन कई शाखाओं में, कई मतलब कि ट्रिप में हुआ है, नहीं। अब अगर देखा जाए तो अभिलेखीय प्रमाण और कहां से मिलता है? जब हम विदेशी आक्रमण पढ़ते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, विदेशी आक्रमण अबाउट 6th सेंचुरी बीसी का ही दौर है जब भारत पे विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो गया। और वही दौर है जब हम मगध साम्राज्यवाद को पढ़ते हैं। 2 विदेशी आक्रमण होता है, एक ईरानी आक्रमण और दूसरा यूनानी आक्रमण होता है ना। तो ईरानी आक्रांता फर्स्ट कौन था जिसने भारतीय क्षेत्र को विजित किया? तो हम लोग पढ़ते क्या है? विदेशी आक्रांता कौन जिसने पहली बार भारतीय क्षेत्र को विजित किया?
तो वो कौन सा है? ईरानी आक्रांता है। और ईरानी आक्रांता में किसको पढ़ते हैं? डैरियस फर्स्ट को पढ़ते हैं, है ना। इसने भारत के नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र को विजिट किया, जिसमें सिंधु का क्षेत्र भी था, है ना। ये जानकारी कहां से मिलती है? डैरियस फर्स्ट के बोहिस्तून लेख, कौन सा? पोर्सी पोलिस लेख, और कौन सा? नक्श ए रुस्तम लेख। इन्हीं लेखों से पता चलता है कि ईरान के साथ साथ पश्चिमोत्तर भारत का जो क्षेत्र है वो ईरानी शासक डैरियस के अंतर्गत था, नहीं? तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो मौर्य काल को पढ़ते हैं। और आपको पूरी तरह जानकारी है कि मौर्य काल की जानकारी का स्रोत तो कुछ साहित्यिक भी है, क्योंकि मेगास्थनीज की इंडिका से भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिल जाती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे तो और भी कई स्रोत हैं, लेकिन ये दो मुख्य साहित्यिक स्रोत है। और शेष अगर कहा जाए तो अशोक के अभिलेख से मौर्यों के साम्राज्य विस्तार की भी जानकारी मिलती है, तथा अन्य कई मुद्दों की जानकारी अशोक के अभिलेख से मिल जाती है। और जब मौर्य काल की बात करें तो सामान्य तौर पे आप देखते क्या है, या तो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन बनता है, या मौर्यकालीन लिटरेचर से क्वेश्चन बनता है, या मौर्यकालीन अभिलेख से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। कई बार आपने पढ़ा होगा, जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते हैं, तो याद कीजिए इसी के काल में 12 वर्षीय अकाल को भी पढ़ते हैं। 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। उस वक्त मगध में जैन धर्म के नेता हुआ करते थे भद्रबाहु, कहां चले गए? कर्नाटक चले गए। श्रवण बेलगोला। यहां दायित्व किसको दे दिया? स्थूल बाहु को दे दिया। जैन लिटरेचर से भी यह जानकारी मिलती है। यद्यपि मेगास्थनीज अपनी इंडिका में कहता है कि भारत में अकाल नहीं पड़ते, लेकिन कुछ पुरातात्विक साक्ष्य है जिससे यह जानकारी मिलती है कि भारत में अकाल पड़ते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 2 अभिलेख है। एक अभिलेख है महास्थान लेख, यह बंगाल में बांग्लादेश है, और बांग्लादेश का बोगरा डिस्ट्रिक्ट है जहां से महास्थान लेख का प्रमाण मिला। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कौन सा है? सहगौरा लेख है। ठीक है। ये दोनों लेख से जानकारी मिलती है अकाल की, और अकाल के दौरान राजकीय अन्नागार से अनाज का वितरण किया गया, इसकी भी जानकारी मिलती है। यानी मौर्यकालीन अकाल की जानकारी, अकाल के दौरान जो स्टेट है वो वेलफेयर स्टेट के रूप में भूमिका निभाता है, इसके बारे में जानकारी देता है कौन? महास्थान लेख और सहगौरा लेख। ध्यान रखिएगा। एक और भी लेख है जो प्रारंभिक लेख के रूप में है, उसे हम कहते क्या है? पिपराहबा कलश लेख। पिपराहबा कलश लेख का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से है। ध्यान रखिएगा। पिपराहबा नेपाल का तराई क्षेत्र, बस्ती डिस्ट्रिक्ट, है ना। इस लेख से बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। एक बौद्ध लिटरेचर है जिसका नाम है महापरिनिर्वाण सूत्र, जिसमें महात्मा बुद्ध के अंतिम दिनों की जानकारी मिलती है। महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष को लेकर 8 गणराज्यों के बीच संघर्ष, अस्थि अवशेष का बंटवारा, नहीं, सेम उस घटना की पुष्टि होती है किससे? पिपराहबा कलश लेख से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह प्रारंभिक लेख में से है ना। अब अगर आगे हम देखें, अगर हम बात करें ओवरऑल अशोककालीन अभिलेख की बात करें, चूंकि सारे अभिलेख अशोक के ही मिले हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, और आपने पढ़ा होगा जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में सफलता मिली। जेम्स प्रिंसेप को कब 1837 में जिसने इस स्क्रिप्ट को पढ़ा, आप पूरी तरह जानते होंगे, है ना। अब अगर देखा जाए तो अशोक के अभिलेख की अगर भाषा की हम बात करें तो अशोक के अभिलेख की भाषा प्राकृत, अधिकतम लेख प्राकृत में ही है। कुछ ऐसा लेख है जो किसमें है? अरमाइक में है ना। यही अरमाइक लेख भारतीय क्षेत्र में बलूचिस्तान में एक जगह का नाम है खरोष्ठ, उसी के नाम पे क्या पड़ गया? खरोष्ठी, है ना। और एक आध ऐसा लेख है जिसमें ग्रीक लिपि का भी इस्तेमाल हुआ है।
तो अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में? तो प्राकृत में, लिपि ब्राह्मी, है ना। लेकिन कुछ ऐसे लेख हैं जो गैर प्राकृत में है, ग्रीक में भी है, अरमाइक में भी है ना। एक तो क्वेश्चन यही से बन सकता है। दूसरा, आपने कई बार पढ़ा होगा कि अशोक के अभिलेख को कई कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि ढेर सारे अशोक के अभिलेख मिलते हैं। कुछ ऐसा भी अभिलेख है जिसको हम लघु शिलालेख के अंतर्गत रखते हैं, लघु शिलालेख के अंतर्गत रखते हैं। और ये जो लघु शिलालेख के अंतर्गत जिस लेख को रखते हैं ना, ये छोटे पाषाण खंड पे खुदा हुआ लेख है, जिसको स्थान के नाम से हम जानते हैं। जिसमें से 20 लघु शिलालेख में 17 की भाषा प्राकृत है। 20 लघु शिलालेख का प्रमाण मिला, जिसमें 17 की भाषा क्या है? प्राकृत है। और 3 लेख जो आपको तक्षशिला से मिलता है, कांधार से मिलता है और लंपाक से मिलता है, इसकी भाषा क्या है? गैर प्राकृत है ना। खरोष्टी में लिखा हुआ है, ग्रीक में लिखा हुआ है। इसमें से एक लेख ऐसा है जो द्विभाषिक है। कई बार क्वेश्चन पूछा कौन सा लेख है जो द्विभाषिक लेख है, जिसमें ग्रीक का भी इस्तेमाल हुआ है और अरमाइक का भी इस्तेमाल हुआ है। वो कौन सा लेख है? वो कांधार लेख है। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त लघु शिलालेख से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि अधिकांश लघु शिलालेख कहां से मिले? याद रखेंगे, कहां से? कर्नाटक से। लगभग 8 लघु शिलालेख का प्रमाण कर्नाटक से मिलता है। बिहार में पीएससी देंगे तो हो सकता है क्वेश्चन बन जाए कि भाई बिहार में कहां से लेख का प्रमाण मिलता है ना। बिहार में कहां से लेख का प्रमाण मिलता है? तो याद रखिएगा, बिहार में एक साइट है सासाराम। इस सासाराम से भी एक लघु शिलालेख का प्रमाण मिलता है। ठीक है। अब लघु शिलालेख में 20 लघु शिलालेख तो महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी लेख। ब्रह्मगिरी लेख लघु शिलालेख के अंतर्गत आता है। यह ब्रह्मगिरी लेख से जानकारी मिलती है किस चीज के बारे में? अशोक के बौद्ध धर्मावलंबी होने के बारे में जानकारी मिलता है। भाई कब सामान्य उपासक मैं बना, कब सक्रिय उपासक बना, इसकी चर्चा अशोक करता है ब्रह्मगिरी लेख में। दूसरा ध्यान रखिएगा, इसी ब्रह्मगिरी लेख में ना लिपिकर और चपकर शब्द का इस्तेमाल हुआ है। लिपिकर कहने का मतलब हुआ अशोक के जितने भी अभिलेख हैं वो क्या है? राज्यादेश है। तो अशोक जो राज्यादेश निर्गत करता है वो मौखिक करता है। उस मौखिक आदेश को लिखने का काम कौन करता है? लिपिकर करता है। और स्टोन पे उत्कीर्ण करने का काम कौन करता है? चपकर करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिपिकर मौखिक आदेश को लिपिबद्ध करने वाला, चपकर उस लिपिबद्ध आदेश को पाषाण पे, स्तंभ पे उत्कीर्ण करने वाला। ध्यान रहेगा। दूसरा याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा है अशोक का कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक शब्द का जिक्र हुआ? हम लोग सामान्य तौर पे ये जानते हैं कि अशोक अपने तमाम अभिलेख में खुद को देवानाम प्रिय प्रियदर्शी कहता है। हर जगह प्रियदर्शी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, अशोक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लेख है जिसमें अशोक शब्द आया, जैसे मस्की लेख, गुर्जरा लेख। क्या है? अशोक शब्द का जिक्र हुआ है ना। एक लेख है बैराट लेख, भब्रू लेख, राजस्थान से मिला। उसमें अशोक की उपाधियों की चर्चा है। लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ऐसा लेख है जिसमें संपूर्ण उपाधियों के साथ अशोक नाम का जिक्र हुआ है? याद रखिएगा, गुर्जरा लेख। इसमें लिखा हुआ है देवानाम प्रिय प्रियदर्शी महाराजस अशोक, है ना। तो पूरी उपाधि के साथ अशोक नाम का जिक्र कहां हुआ? तो गुर्जरा लेख में हुआ। क्वेश्चन बनता है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, है ना। आपको यह भी जानकारी है कि अशोक के कुछ ऐसे भी लेख हैं जो गुफा लेख की श्रेणी में आते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा कि गया के बराबर पहाड़ी में, नागार्जुनी पहाड़ी में क्रमशः अशोक ने और दशरथ ने
ढेर सारे गुफा कोठरी के निर्माण करवाए। 7 गुफाओं का जिक्र हुआ है, आपने पढ़ा होगा, गोपी गुफा, बागपी गुफा, सुदामा की दरी, खतालिक गुफा, लोमेश ऋषि गुफा, है ना। ये क्या है? ये आश्रय स्थल के रूप में है। अशोक ने बराबर पहाड़ी में, जिसको सतपरवा पहाड़ी कहा गया, जिसको गोरखगिरी कहा गया, पर्वतगिरी कहा गया, गुफा कोठरी का निर्माण करवाया और किसे दान में दिया? याद रखना है, आजीवकों को दान में दिया। यानी अशोक बौद्ध धर्मावलंबी है, लेकिन गुफा कोठरी अनुदान किसको करता है? आजीवक संप्रदाय के लोगों को करता है। मतलब स्पष्ट है कि दूसरे धर्म के प्रति भी अशोक क्या है? सहिष्णु है ना। नेक्स्ट अगर देखा जाए, अशोक के कुछ ऐसे लेख हैं जो स्मारक स्तंभ लेख की श्रेणी में आते हैं। कभी कभी यहां से भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, स्मारक स्तंभ लेख से क्वेश्चन बनता है। जैसे मैं बताता हूं, 2 लेख यहां पे ध्यान रखिएगा। एक रुमिनदेई लेख, नेपाल का तराई क्षेत्र, और दूसरा निगालिब सागर लेख, है ना। 2 लेख को ध्यान में रखेंगे। यानी ये लुम्बिनी का क्षेत्र है जहां से आपको ये लेख मिलता है, ठीक है। अब याद रखना है कि रुमिनदेई क्षेत्र जो है, रुमिनदेई लेख में किस चीज का जिक्र हुआ है? आपको पता होगा, यह क्षेत्र महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान से रिलेटेड है। अशोक बौद्ध धर्मावलंबी है, बौद्ध धर्म के प्रति सम्मान व्यक्त करता है। इसीलिए रुमिनदेई लेख में लुम्बिनी क्षेत्र को अशोक क्या करता है? उद्बालिक घोषित कर देता है। उद्बालिक कहने का मतलब हुआ क्या? टैक्स फ्री घोषित कर देता है। इसका जिक्र कहां हुआ? रुमिनदेई लेख में, है ना। निगालिब सागर लेख, यह भी आपका लुम्बिनी क्षेत्र में ही है, नेपाल की तराई क्षेत्र में है। यहां की यात्रा अशोक 2 बार करता है। यानी अपने पूरे जीवन काल में किसी एक क्षेत्र की यात्रा अगर अशोक 2 बार करता है, वो क्षेत्र यही है। और यही अशोक ने क्या किया था? कनक मुनि के स्तूप को क्या करवा दिया? द्विगुणित करवा दिया। मतलब स्पष्ट है कि अशोक से पहले का यहां पे स्तूप रहा होगा, बड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। अशोक ने क्या करवाया? इसको पुनः रिपेयर करवाया, इसके आकार को बड़ा करवा दिया, ठीक है। यह जानकारी मिलती है, ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त और भी कुछ अशोक के अभिलेख है जहां से आपका क्वेश्चन अक्सर बनता है। अशोक का कुछ लेख है जो संघ भेद लेख के नाम से पॉपुलर है, और यही लेख रानी का लेख कहलाता है। रानी के रूप में किसका जिक्र हुआ है? कौरबाकी का जिक्र हुआ है, ठीक है। याद रखिएगा, यह लेख जो है संघ भेद लेख, यह सांची से मिलता है, सारनाथ से मिलता है और कौशांबी से मिलता है ना। ये तीनों जगह की धम्म महामात्र के नाम संबोधित यह आदेश है कि आप निकट के संघाराम में जाएं और भिक्षुनियों से समझा, मतलब बात करें, भिक्षुओं और भिक्षुनियों को समझा दें कि अगर उनके कारण किसी प्रकार संघ में फूट पड़ती है तो अशोक उन्हें कासाय वस्त्र से मुक्त कर श्वेत वस्त्र पहनाकर संघ से बाहर कर देगा। यानी अशोक संघ की एकता चाहता है, यह जानकारी मिलती है। साथ ही साथ यह भी जिक्र है कि जो भी दान पुण्य का वर्क हो रानी के नाम से, अगर रानी करती है तो रानी के नाम से ही लिखा जाए। रानी कौरबाकी का जिक्र हुआ है, इसलिए इसको क्या कहा गया? रानी का लेख कहा गया, है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिएगा, उड़ीसा क्षेत्र से अशोक के 2 लेख के प्रमाण मिलते हैं। क्या? एक धौली से और एक जौगढ़ से। इसे क्या कहा गया है? इसे पृथक शिलालेख कहा गया है। कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, समस्त प्रजा मेरी संतान है। कहते हैं ना कि मौर्यकालीन अशोककालीन जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पैतृक निरंकुशतावाद का था, वो कहता है कि समस्त प्रजा हमारी संतान है, उसे वो पुत्र की तरह मानता है। इसका जिक्र कहां हुआ है? धौली लेख में हुआ है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा कुछ अशोक के अभिलेख जो है वो बृहद शिलालेख के दायरे में आते हैं, बृहद शिलालेख के दायरे में आते हैं, और यहां से क्वेश्चन खूब बना है। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा। यानी इसकी कुल संख्या कितनी है? 14 है। इसको संख्या के नाम से जानते हैं, है ना। तो जनरली इसमें 3-4 को ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो पूछा गया है
बृहद शिलालेख नंबर 2 और बृहद शिलालेख नंबर 13 से क्वेश्चन पूछा गया है ना। अशोक कलिंग युद्ध का जिक्र किस अभिलेख में करता है? याद रखिएगा, बृहद शिलालेख नंबर 13 कलिंग युद्ध का जिक्र करता है। कलिंग युद्ध में हुए भीषण नरसंहार का जिक्र करता है और तब उसने युद्ध घोष के स्थान पे धर्म घोष को अपनाया, इसका जिक्र करता है। याद रखेंगे क्या? बृहद शिलालेख नंबर 13। पड़ोसी राज्य, पड़ोसी सीमावर्ती क्षेत्र की जाति आटविक जनजाति का जिक्र करता है। आटविक जनजाति के नाम संदेश निर्गत करता है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहें, धर्म नीति का पालन करें, अन्यथा अशोक बदला नहीं है, इसकी जिक्र करता है। तो याद रखना है, कलिंग युद्ध का जिक्र 13 में, आटविक जनजाति का जिक्र 13 में, है ना। साथ ही साथ अशोक अपने पड़ोसी राज्य का जिक्र करता है। चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सरिय पुत्र, याद रखिएगा, चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सरिय पुत्र, ताम्रपर्णी, इसका जिक्र दोनों में हुआ है। बृहद शिलालेख नंबर 1 में भी हुआ है, बृहद शिलालेख नंबर 2 में भी हुआ है। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि बृहद शिलालेख नंबर 2 और 13 में कुछ विदेशी शासकों का भी जिक्र वो करता है। नहीं, वो एंटीगोनस का जिक्र करता है, अलेक्जेंडर का जिक्र करता है, टॉलमी द्वितीय, फिलाडेल्फस का जिक्र करता है, मगस का जिक्र करता है। इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे, है ना। चल, इसके अलावा अगर किसी बृहद शिलालेख को जानेंगे तो जानेंगे नंबर 1। नंबर 1 का संबंध अहिंसा से है। आपने कई बार सुना होगा, अशोक कहता है कि पहले हमारे महानस में, महानस मतलब पाकशाला, पहले हमारे महानस में सैकड़ों पशु पक्षी मारे जाते थे, लेकिन आदेश निर्गत करने तक मात्र 2 मोर और 1 हिरण मारे जाते हैं, भविष्य में वो भी नहीं मारे जाएंगे। यानी अपनी जनता से भी वो अहिंसा की उम्मीद करता है। नहीं, वो ऐसे सभा पर पाबंदी लगाने की बात करता है, त्योहार पे पाबंदी लगाने की बात करता है, या कर्मकांड पर पाबंदी लगाने की बात करता है जिसमें पशुओं की हत्या होती हो। इस संदर्भ में वो सभानस का जिक्र करता है, ठीक है। उसके अलावा याद रखिएगा बृहद शिलालेख नंबर 5, क्यों? अशोक धम्म महामात्र का जिक्र करता है। सारे जो शासक हुए उन लोगों ने राजदूतों को रिक्रूट किया और अशोक पहला शासक है जो धम्मदूत को रिक्रूट करता है और कहता है कि यही हमारे धम्म का प्रचार प्रसार करेंगे, जनता को नैतिकता से वाकिफ करवाएंगे, अधिकारियों पर नजर रखने का काम करेंगे, टाइम टू टाइम राजकीय दौरा करेंगे, है ना। इसके अलावा अगर ध्यान रखना है तो किस पे याद रखना है? बृहद शिलालेख नंबर 6, प्रतिवेदक के नाम आलेख, आदेश है। आप देखते होंगे आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जनता के चुने गए प्रतिनिधियों से सरकार का निर्माण होता है, लेकिन क्या ये प्रतिनिधि अपनी जनता की आकांक्षाओं पे खरे उतरते हैं? जबकि लोकतांत्रिक सिस्टम है, नहीं। लेकिन अशोक निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक है, लेकिन खुद अपने ऊपर जनता के कल्याण के लिए दायित्व लेता है। बृहद शिलालेख में वो प्रतिवेदक के नाम आदेश देता है कि मैं चाहे जहां भी रहूं, पाकशाला में रहूं, उद्यान में रहूं, विश्राम गृह में रहूं, जनता हमें अविलंब, प्रतिवेदक हमें अविलंब जनता की समस्याओं से अवगत करवाए। यानी अशोक 24 घंटा जनता के कल्याण के लिए प्रिपेयर है। जानकारी कहां से? बृहद शिलालेख नंबर 6 से, है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण है जहां पे ध्यान रखने की जरूरत है, जहां से आपका क्वेश्चन बनता रहता है, ध्यान रखिएगा। और आपको पता ही है कि स्तंभ लेख में एक लेख है दिल्ली टोपड़ा लेख है और दूसरा है दिल्ली मेरठ लेख। ये पहले टोपड़ा में था हरियाणा में, उसे दिल्ली लाया गया। दूसरा मेरठ में था, उसे भी दिल्ली लाया गया। कौन लाता है इसको ध्यान रखिएगा। तो लाता कौन है? फिरोज शाह तुगलक। कई बार क्वेश्चन पूछता है फिरोज शाह तुगलक से, इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो कुछ अभिलेख महत्वपूर्ण है पोस्ट मौर्य पीरियड का। पोस्ट मौर्य पीरियड का कुछ अभिलेख है जो काफी पॉपुलर है, जहां से आपका क्वेश्चन बनता रहता है, ध्यान रखिएगा। एक लेख है भरहुत बेदी का लेख।
भरहुत बेदी का लेख है आपका, पुष्यमित्र शुंग का लेख है, 2nd सेंचुरी बीसी का लेख है। यह भरहुत स्तूप के वेदिका पे मिला। सामान्य तौर पे हम लोग जानते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्मावलंबी था, ढेर सारे बौद्ध स्तूपों को बर्बाद कर दिया। लेकिन सही मायने में पुष्यमित्र शुंग ने लोक रुचि का ख्याल रखा, एकाद स्तूप के निर्माण करवाए, एकाद स्तूप का जीर्णोद्धार भी करवाया। नहीं, भरहुत वेदिका लेख से पता चलता है कि ये पुष्यमित्र शुंग पहले किसका, बृहदर्थ का सेनापति हुआ करता था, बाद में अपनी सत्ता स्थापित कर ली, ये जानकारी मिलता है। विभिन्न धर्मावलंबियों को इसने दान दिए, पुष्यमित्र शुंग ने, उसका जिक्र मिलता है। दान के संदर्भ में क्या, करशापन मुद्रा का जिक्र मिलता है। ठीक है। और एक लेख जहां से खूब क्वेश्चन पूछा गया है वो है बेसनगर लेख। इसी को कहते हैं विदिशा लेख, इसी को कहते हैं गरुड़ स्तंभ लेख, है ना। किसका है, यवन राजदूत हेलियोडोरस का लेख है। ठीक है, यवन राजदूत हेलियोडोरस का लेख है। यह हेलियोडोरस किसके दरबार में आता है, शुंग शासन के अंतर्गत एक स्थानीय शासक है, उस शासक का नाम है भागभद्र। यह भागभद्र के दरबार में आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा है। इस लेख से पता चलता है भागवतिज्म का प्रसार कहां तक था। इस लेख में हेलियोडोरस अपने आप को परम भागवत कहता है, कृष्ण का अनुयायी कहता है, और कहता है कि कृष्ण ही दैवादैव है, विष्णु है, यानी कृष्ण और विष्णु का एकीकरण हो गया। इसके बारे में जानकारी मिलती है इसी लेख से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तो यह है जहां से आपका क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा अगर देखा जाए कनिष्ककालीन लेख में एक लेख है मोरा लेख, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बना। मोरा लेख का मथुरा, इसमें एक महिला का जिक्र है जिसका नाम है तोषा। ये क्या करती है, पंच वृष्णि वीरों की मूर्तियां बनाती है और उसकी पूजा करती है। इसका मतलब है पंच वृष्णि वीर कौन, वृष्णि वंश, श्री कृष्ण का वंश। उनकी संख्या 5 थी, पांचों सगे संबंधी पूजे जा रहे थे, उनकी मूर्ति का निर्माण हुआ, उपासना शुरू हुई। जानकारी किससे मिलती है, मोरा लेख से मिलती है ना। और वीर, चूंकि ये हीरो है इसलिए इनको वीर कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो कनिष्ककालीन कुछ और भी लेख है जिससे आपको कुछ खास जानकारी मिलती है, जैसे हुबिस्क का मथुरा लेख। हुबिस्क का मथुरा लेख है, ये काफी काम का है। हुबिस्क उत्तराधिकारी कनिष्क का है, और इससे पता चलता है कि मथुरा तत्कालीन दौर में राजनीतिक और सांस्कृतिक एक्टिविटी का मुख्य केंद्र हुआ करता था। और इस वक्त देखते क्या है, मथुरा में मथुरा आर्ट का डेवलपमेंट हुआ ही है, और मथुरा आर्ट आधारित महात्मा बुद्ध के, तीर्थंकरों के, हिंदू देवी देवता की मूर्तियों का निर्माण शुरू हो गया था। यह भी आपका क्वेश्चन बनता है। अच्छा, एक और ध्यान रखिएगा, कलिंग क्षेत्र में चैत्र वंश की सत्ता थी। चैत्र वंश आप लोग पढ़े होंगे, चेदी वंश, है ना। यहां का एक शासक है जिसका नाम है खारवेल। खारवेल का एक लेख मिलता है, नाम क्या है, हाथी गुफा लेख, है ना। आपने पढ़ा होगा कि उदयगिरी और खंडगिरी पहाड़ी में खारवेल ने ढेर सारी गुफा कोठी का निर्माण करवाया, हाथी गुफा, गणेश गुफा, अनंत गुफा, जय विजय गुफा, है ना। ये जैन धर्म, जैन आर्ट से रिलेटेड गुफा है, जैन धर्मावलंबियों के आश्रय स्थल के रूप में, है ना। लेख किसका है, खारवेल का लेख है। इसमें खारवेल की वंशावली का भी जिक्र है और खारवेल की उपलब्धियों का जिक्र है ना। अब खारवेल की वंशावली की शुरुआत कहां से होती है, महामेदवाहन इस वंश का पहला शासक था। महामेदवाहन यही फाउंडर था। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ना, कि भाई चेदी वंश का पहला शासक कौन, फाउंडर कौन, तो महामेदवाहन था। इसी वंश का तीसरा शासक था खारवेल। और खारवेल के हाथी गुफा लेख से ही पता चलता है क्या, कि मगध का पहला शासक कौन जिसने कलिंग पे आक्रमण किया, कौन था, महापद्म नंद। महापद्म नंद, है ना। इसी लेख से पता चलता है
कि उसने कलिंग पे आक्रमण किया, कलिंग से जिनसेन की मूर्ति को उठाकर लाकर मगध में स्थापित किया, कलिंग में एक नहर का निर्माण किया। मतलब लंबे समय तक कलिंग महापद्म नंद के हाथ में था। साथ ही साथ खारवेल कहता है कि इसने 2 बार मगध पे आक्रमण किया और मगध के शासक किसको, विरासतपति मित्र को पराजित कर जिनसेन की मूर्ति को ले जाकर कलिंग में स्थापित किया। यह पूरी जानकारी किससे मिलती है, हाथी गुफा लेख से मिलती है, बहुत ही पॉपुलर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए एक अभिलेख है, याद कीजिए, रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख इसी को कहा गया गिरनार लेख। 150 AD का लेख है। रुद्रदामन कौन, शक शासक, कहा, कचकचियाबाद क्षेत्र में, सौराष्ट्र क्षेत्र में, है ना। अब ये रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख भी काफी पॉपुलर है, क्वेश्चन खूब बनता है। भारत का वह लेख जो पहला संस्कृत का लेख है, पहला संस्कृत का लेख कौन, रुद्रदामन का जूनागढ़ लेख। क्वेश्चन यह बन सकता है कि कौन सा लेख है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का जिक्र हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के नाम का जिक्र हुआ है किसमें, रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख में। चूंकि जूनागढ़ लेख का मुख्य सब्जेक्ट मैटर क्या है, सुदर्शन झील, और इसमें लिखा हुआ है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में सौराष्ट्र का गवर्नर कौन था, पुष्यगुप्त था। ठीक है, अशोक का गवर्नर तूफास्प ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया, जिक्र है अशोक का भी। और रुद्रदामन के काल में झील पुनः टूट फूट गया था, तो क्या है, रुद्रदामन का गवर्नर सुबिसाख, इसने इस झील की मरम्मत करवाई। यह सुबिसाख किसका गवर्नर, रुद्रदामन का गवर्नर। और यहीं से याद कीजिए, जूनागढ़ से गुप्त काल में स्कंद गुप्त का अभिलेख मिलता है। और स्कंद गुप्त के काल में आपने पढ़ा होगा, स्कंद गुप्त के काल में सौराष्ट्र का गवर्नर था चक्रपालित, नहीं, पर्णदत्त। और यह पर्णदत्त बुढ़ा हो चला, इसीलिए स्कंद गुप्त ने इसके पुत्र चक्रपालित को यहां का गवर्नर बनाया। और चक्रपालित ने क्या किया, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। गवर्नर सुमेलित करे, क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जो अगला आपका महत्वपूर्ण अभिलेख है जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा उसको भी, है ना। कुछ आपका है जो गुप्तकालीन अभिलेख है, गुप्तकालीन अभिलेख से भी आपका क्वेश्चन कुछ कुछ आपका बनता रहता है। और एक लेख सातवाहनों का भी है जो काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। सातवाहनों का एक लेख है नानाघाट लेख। नानाघाट लेख है रानी नागनिका का। रानी नागनिका कौन, ये सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी की पत्नी है, जिसका लेख मिला है। जिससे पता चलता है कि सातवाहन एडमिनिस्ट्रेशन में पत्नियों का भी वैल्यू था, है ना। लेख भले रानी नागनिका का है, लेकिन जिक्र है गौतमी पुत्र सतकर्णी की उपलब्धियों का। ठीक है, इस लेख से भागवत मत के बारे में भी जानकारी मिलती है कि भागवत मत का प्रचार प्रसार सातवाहन क्षेत्र में हो चुका था, आंध्र प्रदेश में हो चुका था, नहीं, कर्नाटक में हो चुका था। कैसे, ये रानी जिक्र करती है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने 36 यज्ञ किए, जिसमें 2 अश्वमेघ यज्ञ, 2 राजसूय यज्ञ, 1 अश्वमेघ यज्ञ शामिल था। और उस यज्ञ में किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई। क्यों, क्योंकि हिंसा वासुदेव कृष्ण को पसंद नहीं है। इसका मतलब भागवतिज्म की जानकारी देता कौन है, नानाघाट लेख, ध्यान रखिएगा। गुप्तकालीन अगर अभिलेख से क्वेश्चन बनता है तो एक आपका बनता है प्रयाग प्रशस्ति से। प्रयाग प्रशस्ति किसकी प्रशंसा में, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में। इसे किसने लिखा, हरिसेन ने। हरिसेन क्या है, इसका संधि विग्रहिक है, युद्ध एवं शांति का मंत्री, विदेश मंत्री, ध्यान रखेंगे। और गुप्तकालीन अधिकांश अभिलेख की भाषा क्या है, तो संस्कृत है। और लेख में जिस तिथि का अंकन हुआ है वो गुप्त संवत में है। और गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के काल में हुआ 319 AD में, ध्यान होगा। ठीक है,
और तब ये देखेंगे कि हरिसेन समुद्रगुप्त के बारे में क्या कहता है। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति को पढ़ते हैं तो पता चलता है गुप्तों का आदि पुरुष कौन, आदि पुरुष प्रारंभिक शासक जिसकी जानकारी मिलती है श्रीगुप्त। ध्यान रखेंगे आदि पुरुष कौन, श्रीगुप्त है। साथ ही साथ हरिसेन के लेख से पता चलता है क्या समुद्रगुप्त क्या है, लिच्छवी दौहित्र है, लिच्छवियों का नाती, यानी गुप्तों और लिच्छवियों के बीच वैवाहिक संबंध था। चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हरिसेन समुद्रगुप्त के विजय अभियान का जिक्र करता है, विजय अभियान का जिक्र करता है कि इसने आर्यावर्त का विजय किया, इसने दक्षिण का विजय किया, विदेशी शासकों को पराजित किया, सीमावर्ती देश के राजाओं को पराजित किया। उनके प्रति क्या समुद्रगुप्त की नीति थी, नीति का वर्णन करता है। यह कहता है कि हरिसेन कहता है कि समुद्रगुप्त क्या है, संगीत प्रेमी है। समुद्रगुप्त का बिना प्रकार का सिक्का भी मिला। और समुद्रगुप्त की तुलना किससे करता है, नारद और तुम्बुरु जैसे संगीतकार के साथ करता है। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर ही विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को क्या कहा, भारत का नेपोलियन कहा है। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बनता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा गुप्त शासकों का एक और लेख है महरौली लेख। महरौली लेख जो है, याद रखिएगा, आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, लोहे के स्तंभ पर खुदा हुआ लेख, कुतुब मीनार के बगल में दिल्ली। यह लेख है किसका, चंद्रगुप्त द्वितीय का। और चंद्रगुप्त द्वितीय के इस लेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। शकों को पराजित करके क्या किया, चांदी का सिक्का जारी किया, आप जानते ही होंगे। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, पढ़ते होंगे, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ ताम्रपत्र के प्रमाण मिलते हैं गुप्तकालीन अभिलेख में। जैसे याद कीजिए, एक आपका है सुप्रिया ताम्रपत्र। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि कायस्थ जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किस लिटरेचर में हुआ, तो आप याद रखेंगे कौन सा लिटरेचर, तो लिटरेचर का नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति, जिसमें पहली बार कायस्थ जाति का उल्लेख हुआ है। ठीक है, सुप्रिया ताम्रपत्र भी कुमारगुप्त का है, और कुमारगुप्त का सुप्रिया ताम्रपत्र कहां मिला, मध्य प्रदेश में मिला। ठीक है, इस लेख में कायस्थ जाति का उल्लेख हुआ है। ठीक है, एक और याद रखिएगा, मंदसौर लेख, यह लेख भी कुमारगुप्त का है, और यह क्या है, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ताम्रपत्र है। ठीक है, इस लेख से जानकारी मिलती है कि लाट देश का रेशम बुनकर संघ का प्रधान कुमारगुप्त से सस्ते दर पे राजकीय भूमि का डिमांड करता है और वहां पे सूर्य मंदिर का निर्माण करता है। नहीं, कहां, मध्य प्रदेश, दसपुर डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब है सूर्य मंदिर का निर्माण तत्कालीन दौर में हो रहा था, सूर्योपासना हो रही थी। जानकारी किससे मिलता है, मंदसौर लेख से मिलता है। एक और आपका ताम्रपत्र है स्कंदगुप्त का, याद रखिएगा, स्कंदगुप्त का इंद्रपुर ताम्रपत्र। यह कहां से, इंदौर से। और इसमें जिक्र है कि तैलिक संघ के प्रधान ने यहां पे सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। तैलिक संघ के प्रधान ने यहां सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, मतलब स्पष्ट है कि तत्कालीन दौर में मंदिर का निर्माण हो रहा था और सूर्योपासना लोकप्रिय था तत्कालीन दौर में, यह कह सकते हैं। और गिल्ड सिस्टम के द्वारा इस प्रकार के रचनात्मक कार्य हो रहे थे, मंदिर निर्माण का कार्य हो रहा था, लोक कल्याणकारी कार्य वो कर रहे थे। इसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है ना। एक और गुप्तकालीन लेख से खूब क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा, एरन लेख। एरन लेख है आपका 510 एडी का लेख है। यह लेख है भानुगुप्त के काल का लेख है। इससे पहली बार क्या, यह फर्स्ट अभिलेखीय प्रमाण है जिससे सती प्रथा के बारे में जानकारी मिलती है। यानी इसका एक सेनापति था गोपराज, और गोपराज का युद्ध भूमि में मृत्यु हो गया, उसकी विधवा पत्नी उसके साथ सती हो गई, इसकी चर्चा है ना। और एक और लेख ध्यान में रखिएगा, स्कंदगुप्त का लेख है क्या, भीतरी लेख। यह भीतरी लेख कहां, गाजीपुर।
याद होगा गुप्तों के काल में हूनों का आक्रमण हुआ, पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। पहली बार स्कंदगुप्त के काल में ही देखते क्या है, ये लेख किसका है, भीतरी लेख, ये आपका स्कंदगुप्त का है। और इसके काल में क्या हुआ, हूनों का आक्रमण हुआ। किसका आक्रमण हुआ, पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। इस आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य थोड़ा कमजोर हुआ था। जानकारी मिलती किससे है, भीतरी लेख से। भीतरी की संबद्धता किससे, तो याद रखना है गाजीपुर से, है ना। और गुप्तकालीन एक लेख और है महत्वपूर्ण जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है, वो है पूना ताम्रपत्र। पूना ताम्रपत्र ये है बकाटकों का। बकाटक कौन, प्रभावती गुप्त। ये प्रभावती गुप्त का लेख है, आपने पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह बकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई, राज्य की संरक्षिका बनी प्रभावती गुप्त। इसी का लेख है पूना ताम्रपत्र, जिसमें गुप्तों का आदि पुरुष किसको बताया गया है, घटोत्कच को बताया गया है। यह अलग बात है कि मान्यता श्री गुप्त की है, लेकिन इसमें आदि पुरुष का नाम क्या है, घटोत्कच। इसी लेख से पता चलता है कि गुप्त क्या थे, ब्राह्मण धर्मावलंबी, चूंकि इसमें धरन गोत्र का जिक्र हुआ है। ठीक है, यह तो आपका हो गया गुप्तकालीन अभिलेख जो महत्वपूर्ण है। और तब लास्ट में याद रखिएगा गुप्तोत्तर काल का एक दो लेख जो काफी महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन बनता रहा है। याद कीजिए गुप्तोत्तर काल में हम लोग हर्षवर्धन को पढ़ते हैं। गुप्तोत्तर कालीन लेख में जो संबत दिया गया है, तो कुछ लेख में तो हर्ष संबत हर्षवर्धन का लेख है, हर्ष संबत का इस्तेमाल हुआ। और हर्ष संबत कब, 606 एडी में। कुछ ऐसा भी लेख है जिसमें तिथि का अंकन हुआ है शक संबत में। शक संबत कौन, कब, 78 एडी। और कभी कभी विक्रम संबत का इस्तेमाल हुआ है, 58 बीसी, ध्यान रखिएगा। कभी कभी गुप्त संबत का इस्तेमाल हुआ, 319 एडी। अलग अलग लेख में अलग अलग संबत है। कुछ शासकों ने अपना संबत चलाया भी था, इसको भी ध्यान में रखेंगे। और तब आप देखेंगे हर्षवर्धन का एक बांसखेड़ा ताम्रपत्र है। क्या है, बांसखेड़ा ताम्रपत्र। यह बांसखेड़ा ताम्रपत्र कहां, यूपी, शाहजहांपुर। इसमें हर्षवर्धन के वंश को क्या कहा गया है, पुष्यभूति वंश कहा गया है। ध्यान रखिएगा, पुष्यभूति वंश कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा है पहला शासक कौन, तो पुष्यभूति, कंफर्म है। और इसी लेख में पूरे वंशावली का जब जिक्र हुआ, तब जिक्र हुआ कि प्रभाकर बर्मन और यशोमती बर्मन के 3 पुत्र, 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। कौन, प्रभाकर बर्मन और यशोमती बर्मन। यशोमती के 2 पुत्र, एक राजवर्धन, एक हर्षवर्धन, एक पुत्री कौन, भाग्यश्री। ठीक है, राजश्री। तो यह जानकारी कहां से, बांसखेड़ा लेख से। साथ ही साथ इसमें जिक्र क्या है, अग्रहार ग्राम अनुदान का जिक्र है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हर्षवर्धन का एक मधुबन ताम्रपत्र मिलता है। और मधुबन ताम्रपत्र कहां से, हरियाणा से मिलता है। इसमें भी अग्रहार ग्राम अनुदान का जिक्र है। याद रखेंगे अग्रहार ग्राम अनुदान क्या होता है, यह अनुदान ब्राह्मणों को दिया जाता है, सिंगल ब्राह्मण को, संयुक्त रूप से ब्राह्मण को। अनुदान में क्या दिया जाएगा, पूरा का पूरा गांव अनुदान में दिया जाएगा। यानी गांव से प्राप्त होने वाले इनकम का ट्रांसफर अनुग्राही के नाम, अनुदान ग्राही के नाम, यानी ब्राह्मणों को किया जाएगा। ठीक है, और एक याद रखेंगे जो काफी महत्वपूर्ण है, वो है अप्सर लेख। अप्सर लेख जो है ना, ये उत्तर गुप्त शासकों का है। उत्तर गुप्त शासक का लेख है। किसका, आदित्य सेन गुप्त का है। ये गुप्तों के सामंत थे। इन्होंने मगध क्षेत्र में स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली, इनकी राजधानी थी गया। ठीक है, ये जो आपका अप्सर लेख है, कहां, अप्सर में, नवादा में अप्सर एक जगह है, वहीं से ये लेख मिला है। इस लेख से पता चलता है कि फर्स्ट उत्तर गुप्त शासक कौन था, कृष्णगुप्त था। कृष्णगुप्त से लेकर आदित्य सेन गुप्त तक वंशावली का जिक्र है। यह लेख है आदित्य सेन गुप्त का। इसमें आदित्य सेन गुप्त की उपलब्धियों की चर्चा हुई है, ध्यान रखेंगे। और एक लास्ट लेख की मैं बात करूंगा, वो आपका क्या कहलाता है, ऐहोल प्रशस्ति। ऐहोल प्रशस्ति किसका, याद कीजिए, चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकेंड का है। लिखा किसने, रवि कृति ने।
रवि कीर्ति कालिदास और भारवी की शैली से प्रभावित है। क्वेश्चन कई बार पूछा है। इसमें रवि कीर्ति खुद कहता है कि वो कालिदास और भारवी की शैली से प्रभावित है। इसी लेख से पता चलता है कि हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के हाथों 2 बार पराजित हुआ। ठीक है, इस लेख में ऐसी चर्चा है। तो ये मैंने जितने भी लेख की चर्चा की है ना, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। बस थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, आपको याद रहेगा। थैंक यू।